हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी 11वीं क्लास का मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है समुच्चय। हिंदी में इसे समुच्चय बोलते हैं और इंग्लिश में इसे सेट बोलते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक होंगे वो मैंने यहाँ पे सामने आपको दिखाए हैं। पहला टॉपिक होगा समुच्चय और उनका निरूपण। दूसरा होगा रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय, फिनिट एंड इनफाइनिट सेट्स, इक्वल सेट यानी समान समुच्चय, उपसमुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, वेन आरेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। यूनियन ऑफ सेट एंड ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन होते हैं जो हम आगे देखेंगे। दोस्तों हम ये सारे चैप्टर 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी को समझेंगे और फिर इनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम अपने बाकी के कोर्स में भी करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप या आपके साथ में कोई भी व्यक्ति 10th की या 12th की तैयारी कर रहा है मैथ की, या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, या इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा है, तो उसके कई सारे सब्जेक्ट भी हमारे चैनल पर अवेलेबल होने वाले हैं। अगर कोई स्पोकन इंग्लिश क्लासेस करना चाहता है तो वो भी हमारे चैनल पर बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने जो भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं जो भी मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारे इस कोर्स के दौरान हम जो बुक को रिफ़र करते हैं वो एनसीईआरटी की बुक होती है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर अपना काम करेंगे और उसी के हिसाब से हम अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम समुच्चय का इंट्रोडक्शन लेंगे कि समुच्चय होता क्या है। दोस्तों समुच्चय की परिकल्पना जो है ये जॉर्ज कैंटर जो थे इन्होंने की थी। ये इनका लाइफ टाइम का पीरियड दिया हुआ है 1845 से 1918 तक। ये एक जर्मन गणितज्ञ थे, जॉर्ज कैंटर। दोस्तों समुच्चय का मतलब होता है किसी चीज़ों का या किसी अवयवों का संग्रह। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को आप एक साथ इकट्ठा करके लिखते हैं वो समुच्चय कहलाएगा। और समुच्चय में जितने भी अवयव रहेंगे या उसके अंदर जितनी भी चीज़ें रहेंगी उन सब में कोई ना कोई बात कॉमन होगी। जैसे कि यहाँ पे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या जैसे हम देखते हैं, तो जितनी भी संख्याएं हैं वो 10 से कम होंगी और प्राकृत संख्याएं होंगी विषम प्राकृत संख्याएं। तो उनकी जो कॉमन बात होगी वो ये होगी कि ये सभी विषम हैं और 10 से छोटी हैं। तो इसी तरह हम जो भी समुच्चय के बारे में बात करेंगे सभी के अवयवों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी, इसीलिए वो उस समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। जैसे कि भारत की नदियाँ, तो भारत की नदियों में भारत की जितनी भी नदियाँ होंगी वो उस समुच्चय के अंतर्गत आएंगी, उस संग्रह के अंतर्गत आएंगी। समुच्चय का मतलब ही होता है संग्रह करना। दूसरी तरह से अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसकी बोलना चाहें तो दोस्तों उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए हम यही बोल सकते हैं कि ऐसी वस्तुओं का संग्रह जिनमें आपस में कोई ना कोई समानता होती है, कोई ना कोई गुणधर्म सभी में मौजूद होता है, उसके संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल आप और समझ लीजिए, जैसे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आपको पता ही है कि 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, कोई छठवां स्वर नहीं होता है। तो जब भी हम समुच्चय की बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की तो उसमें ये पांचों चीज़ें आएंगी। और ये पांचों चीज़ों का विशेष गुणधर्म क्या है कि ये पांचों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कहलाते हैं। अब दोस्तों जैसे हम अगले एक समुच्चय की बात करें, संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड अर्थात 2, 3, 5, 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि 210 के अभाज्य गुणनखंड का समुच्चय जो है वो इन संख्याओं से मिलकर बनता है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दोस्तों याद रखिएगा एन को मोस्टली हम कैपिटल एन प्राकृत संख्याएं जो होती हैं नेचुरल नंबर, उन्हें हम एन से डिनोट करते हैं। पूर्णांक समस्या पूर्णांकों का समुच्चय, इसे हम पूर्णांक संख्याओं को जेड से करेंगे, परिमेय संख्याओं को क्यू से, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो इसे हम आर से डिनोट करेंगे। धन पूर्णांकों का समुच्चय मतलब जितने भी पॉजिटिव संख्याएं हैं उसके लिए जेड प्लस से। धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी कि क्यू प्लस से। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि आर प्लस से।
देखिए यहाँ पर एक और समुच्चय की डेफिनेशन को स्टैंडर्ड तरीके से लिखा गया है। अतः वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर इन बिंदुओं पर ध्यान देना है। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव या सदस्य पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब ये सब एक ही बात है। आप समुच्चय के लिए समुच्चय की वस्तुएं लिखें, उनके अवयव लिखें या सदस्य लिखें, उनके अवयवों को या समुच्चय के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सबको यही कहा जाएगा। या तो वस्तुएं भी कह सकते हैं, अवयव भी या सदस्य भी। और एक चीज़ और दोस्तों, समुच्चय जो होंगे उसे हम प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। मतलब समुच्चय जो हम लिखेंगे वो कैपिटल अक्षर से लिखेंगे और उनके अंदर आने वाले जो चीज़ें रहेंगी उसे हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। कैपिटल लेटर से आप समुच्चय लिखेंगे और उसके अंदर, समुच्चय के अंदर आने वाले जो अवयव रहेंगे, ये जो भी वस्तुएं रहेंगी वो स्मॉल लेटर में लिखी जाएंगी। ठीक है। ये जैसे कि यदि ए कोई समुच्चय के अंदर की वस्तु है या ए का अवयव है तो ए स्मॉल में रहेगा, क्योंकि ये तो एक वस्तु है जो बिलोंग करती है या इसके अंतर्गत आती है समुच्चय ए के अंतर्गत। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे ए समुच्चय कैपिटल ए। ठीक है, स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए। और किसी भी अवयव, समुच्चय के अवयव को प्रदर्शित करने के लिए हम ये एप्सिलॉन सिंबल का यूज़ करते हैं। ये एक यूनानी सिंबल है, इसे एप्सिलॉन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, यानी कि स्मॉल ए जो है वो समुच्चय ए को बिलोंग करता है या इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। यदि कोई अवयव है बी जो हमारे समुच्चय के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो हम एप्सिलॉन को क्रॉस कर देंगे। ये देखिए, जो एप्सिलॉन था बी एप्सिलॉन ए, यानी कि बी जो है वो हमारे ए समुच्चय का अवयव नहीं है। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला है, उसके हम स्वरों के समुच्चय को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। तो हम लिखेंगे ए जो है एप्सिलॉन वी, क्योंकि ए अवयव है वी का, यानी स्वरों के समुच्चय का। लेकिन बी जो है वो इसका अवयव नहीं है, क्योंकि बी स्वर नहीं है, इसलिए इसको एप्सिलॉन को हम क्रॉस कर देंगे। इसी प्रकार से 30 जो हमें संख्या दी हुई है, इसके अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय p के लिए 3 जो है वो p का अवयव है, लेकिन 15 जो है वो p का अवयव नहीं है, क्योंकि 15 जो है वो अभाज्य नहीं है। 15 खुद भी भाज्य है, इसे 3 और 5 से विभाजित किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा समुच्चय p के लिए, यानी 30 के मतलब ये p जो है वो 30 को डिनोट कर रहा है। p के लिए 3 जो है वो बिलोंग करेगा p को और 15 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, तो हम उसे क्रॉस का साइन लगा देंगे एप्सिलॉन पे। देखिए, अब समुच्चय को जो हम निरूपित करते हैं उसकी 2 विधियां होती हैं। पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए, यहाँ पर ये जो रोस्टर का फॉर्म बनाया हुआ है, इसी को रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी उन्होंने बताया हुआ है, उसके अंदर जितने भी अवयव होंगे उन्हें हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरणार्थ 7 से कम सभी धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर के रूप में 246 है। जैसे कि ये 246 है, ये यहाँ पे 7 से कम सभी धन पूर्णांक, याद रखिएगा सम धन पूर्णांक यानी सम संख्याएं और धनात्मक संख्याएं। तो 7 से छोटी सभी सम संख्याएं क्या होंगी, 2, 4, 6, और इसे इस कोष्ठक के रूप में लिखेंगे। किसी समुच्चय को रोस्टर के रूप में प्रदर्शित करने के कुछ और उदाहरण नीचे दिए हैं। जैसे कि 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये सारी 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय कुछ इस प्रकार से होगा। हम इसे इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे और बीच में कॉमा लगा देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला की सभी स्वरों का समुच्चय, ये देखिए ये बनाया हुआ है और उसे इस तरह के कोष्ठक में लिख दिया गया है और बीच में कॉमा लगा दिया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही सरल चीज़ें हैं, आपको इसे ध्यान में रखना होगा। विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, देखिए अब विषम प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से अनंत तक जाएंगी। तो उसके समुच्चय के लिए जब कोई भी समुच्चय अनंत तक होता है तो कुछ संख्याओं के बाद हम डॉट 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 इस तरह से लगा देते हैं, क्योंकि अनंत संख्याओं को पूरा तो हम लिख ही नहीं सकते, वो तो अनंत है, इनफाइनाइट है। तो इसकी सूची जो अंतहीन होती है, और जहाँ पर भी इनफाइनाइट समुच्चय आएगा इसे हम इनफाइनाइट समुच्चय भी कहते हैं। जहाँ भी इनफाइनाइट समुच्चय आएगा वहाँ हम डॉट 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 लगा देंगे। देखिए यहाँ पर टिप्पणी भी दी हुई है। ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में
लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। हाँ दोस्तों, ये एक ध्यान देने वाली बात है। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जरूरी टिप्पणियों को इस तरह से ब्लू कर दिया जाता है, उसे आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ये बहुत काम की चीज़ें होती है और ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। किसी भी समुच्चय को रोस्टर के रूप में लिखते समय उसके अंदर जितने भी अवयव होंगे उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी कि एक ही अवयव बार बार हमारे समुच्चय में हम नहीं लिखते हैं। जैसे कि अब स्कूल शब्द का समुच्चय जो है, ठीक है, हम इस तरह से लिखेंगे SCHOL। यहाँ पे जो ओ डबल बार आ रहा था उसे हम नहीं लिखेंगे, उसे एक ही बार लिखा जाएगा। जितने भी कोई भी शब्दों का समुच्चय बनाया जाएगा या कोई भी हम समुच्चय लेंगे या सेट लेंगे तो उसके अंदर कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी एक विशेषता होती है समुच्चय की कि प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। अब देखिए, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि समुच्चय निर्माण में किसी भी समुच्चय के अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। मतलब एक ना एक चीज इनमें कॉमन होती है सभी अवयवों में। उसके अंदर जो भी सदस्य हैं समुच्चय के, उनमें कोई ना कोई बात कॉमन होती है। यहाँ पर यही बताई है। उदाहरण के लिए AEIOU इंग्लिश के स्वर हैं, सभी में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है, मतलब एक कॉमन फैक्टर है। इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, इस गुणधर्म का कोई अन्य अक्षर नहीं है। इस समुच्चय V को निरूपित करते हुए देखिए, स्वरों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को V से निरूपित कर रहे हैं। और इसको किस तरह से हमने लिखा है, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है। इससे पहले हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा था, यह सारणीबद्ध रूप। अब हम समुच्चय निर्माण रूप पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसे ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर भी समझिएगा। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से लिखेंगे V = X: X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। X समुच्चय होगा और ये उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है। ध्यान देना चाहिए कि किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक X का प्रयोग करते हैं, ठीक है। X के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अक्षर Y Z आदि, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हमने X का इस्तेमाल किया है और फिर हमने उसकी कॉमन फैक्टर बताया है, या जो उसकी विशेषता है जिसके आधार पर वो सारे समुच्चय में होता है वो बताया है, ठीक है। उसके उपरांत हम कोलन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों के विशेष गुणधर्म को लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, हमारा स्वरों का अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है V, से हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा X कोलन, फिर हम यहाँ पर उसके गुणधर्म लिखेंगे। X डिनोट करेगा उसके सारे अवयवों को और कोलन X जो हम लिखेंगे वो बताएगा उनकी विशेषता, ठीक है। समुच्चय V के उपयुक्त वर्णन को निम्न प्रकार से पढ़ा जाता है: सभी X का समुच्चय जहाँ X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको, सभी X का समुच्चय जहाँ, ये कॉलन के बाद जो होगा, जहाँ X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। दोस्तों दोनों में अंतर समझिएगा, सारणीबद्ध या रोस्टर फॉर्म में और समुच्चय निर्माण रूप में। सारणीबद्ध में हमने क्या किया था, सारे समुच्चय के अंदर जितनी भी चीजें थी उनको हमने कॉमा लगा के लिखा था, और समुच्चय निर्माण रूप में हम यहाँ पे कॉलन की तरह लिखते हैं। देखिए यहाँ पर यही समझाया हुआ है। इस वर्णन में कोष्ठक का प्रयोग सभी X का समुच्चय के लिए, कॉलन का प्रयोग जहां X के लिए किया जाता है। जैसे कि A = X कोलन X एक प्राकृत संख्या है, मतलब ये प्राकृत संख्याओं को डिनोट करेगा और ये हमें बता रहा है कि ये प्राकृत संख्याओं को है। उसका गुणधर्म हमें बता रहा है, उसका जो कॉमन फैक्टर है, जो सभी अवयवों में कॉमन बात होती है, ये बता रहा है हमें, ठीक है। और X की वैल्यू फिर हमें दे रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 10 के बीच में है, ठीक है। उसे हम इस प्रकार से पढ़ेंगे: सभी X का समुच्चय जहां X एक प्राकृत संख्या है और X की वैल्यू जो रहेगी वो 3 से 10 के बीच में है। तो हम इसका समुच्चय बनाएंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, क्या होगा, आप सोच के देखिए। A = से होगा, X की वैल्यू 3 और 10 के बीच में रहेगी, तो 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। यही वैल्यू होंगी 3 और 10 के बीच में। और ये इनकी विशेषता है कि ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं, ये इनका कॉमन फैक्टर है, यही ये हमें बता रहा है। यदि हम ऊपर A B C के में रोस्टर रूप में वर्णित समुच्चयों को क्रमशः A B C से प्रकट करते हैं तो ये इस तरह से होगा। निम्नलिखित प्रकार से भी निरूपित किया जा सकता है। देखिए ऊपर जो बनाया हुआ है उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं: X एक प्राकृत संख्या है जो 42 को विभाजित करती है, ठीक है। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो 42 को विभाजित करती हैं, ये हमें उसने उसकी विशेषता बता दी। दूसरा, Y अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ये हमें
बता रहा है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है और ये उसकी विशेषता है, यानी कि कॉमन फैक्टर है। जेड एक विषम प्राकृत संख्या है, तो जेड जो है वो विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ये इसको डिनोट कर रही है और ये हमें उसका कॉमन फैक्टर बता रहा है। याद रखिएगा, कॉलन के बाद जो भी स्टेटमेंट रहता है वो हमें अपने अवयवों की या अपने समुच्चय के सदस्यों की विशेषता या गुणधर्म बताता है, जो सभी के अंदर होता है, जिसकी वजह से वो एक ही समुच्चय में आते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम अपनी बुक का पहला उदाहरण लेते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू से जीरो का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखना है, यानी सारणीबद्ध रूप में, यानी कि कॉमा वाले रूप में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, यानी कि एक्स इज इक्वल टू से वन आएगा और माइनस टू आएगा। तो इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू से ब्रैकेट के अंदर वन माइनस टू। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं। समुच्चय एक्स कॉलन एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। अब बात समझिएगा, एक्स जो है हमारे अवयव हैं और एक्स एक धन पूर्णांक है, ये हमें उसकी विशेषता बता रहा है, मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है, धन पूर्णांक। और एक्स स्क्वायर जो है उसी इक्वल टू से 40 है, ये हमें बताएगा कौन कौन से अवयव हैं। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 40 मतलब जितनी भी धन पूर्णांक संख्याएं हैं उनका स्क्वायर करने पर 40 से कम वैल्यू आनी चाहिए। तो आप लगा लीजिए कौन कौन सी है। हम धन पूर्णांक लेंगे तो एक से स्टार्ट होंगे। ठीक है, एक का स्क्वायर भी 40 से छोटा रहेगा, दो का भी, तीन का भी, चार का भी, पाँच का भी, छः का भी। ठीक है, छः छः 36। और जब हम सात का लेंगे तो वो 40 से ज़्यादा हो जाएगा। सेवन सेवन जा सॉरी हाँ, सेवन सेवन जा 49 होता है, या सात सतैया 49 होता है। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि हमारा जो समुच्चय आएगा वो प्राकृतिक धन पूर्णांक रहेंगे, पॉजिटिव संख्याएं रहेंगी, तो वो यहाँ से लेके एक से लेके छः तक आएगा, ये हमारा समुच्चय बनेगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट का आंसर दे पाऊँ। इसके बाद हमारा तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। समुच्चय ए इज इक्वल टू से 1 4 9 16 डैश 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 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, अब ये जो संख्याएं हैं हमें इसका गुणधर्म खुद निकालना पड़ेगा, इसमें इनमें क्या कॉमन फैक्टर है ये हमें खुद ही देखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ये हमें रोस्टर फॉर्म में या सारणीबद्ध रूप में दिया हुआ है। तो अब आप हमें इसमें पहले फाइंड करना होगा कि इन सारे जो अवयव हैं इनमें क्या कॉमन बात है, क्या सर्वनिहित क्या बोलते हैं सर्वनिहित गुणधर्म। दोस्तों मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था कभी, लेकिन फिर इंजीनियरिंग के दरमियान में इंग्लिश में पढ़ने लगा और तब से इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, हिंदी कमज़ोर हो गई। फिर भी चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे दो जो है, चार जो है वो दो का स्क्वायर है, नौ जो है तीन का स्क्वायर है, 16 जो चार का स्क्वायर है, 25 पाँच का स्क्वायर है। मतलब कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये किसी न किसी का स्क्वायर है, बढ़ते हुए क्रम में एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू से एक का स्क्वायर ब्रैकेट में, दो का स्क्वायर कॉमा, तीन का स्क्वायर कॉमा, चार का स्क्वायर कॉमा, पाँच का स्क्वायर, और डैश 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 अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं और ये प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू से ब्रैकेट में एक्स कॉलन एक्स, हमारी ये सारी प्राकृत संख्याएं होंगी, इसका गुणधर्म इसके बाद बताएंगे कि एक्स प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स कॉलन एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स हमारी इन सभी संख्याओं को प्रदर्शित करेगा, इन सभी को संख्याओं को बताएगा, और ये जो है इसका हमें गुणधर्म बता रहा है कि प्राकृत संख्याओं का वर्ग। ये हमने यहाँ पे इसका गुणधर्म लिख दिया, यही आंसर होगा। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू से एक्स कॉलन एक्स इज इक्वल टू से एन स्क्वायर, जहाँ एन एप्सिलॉन एन मतलब कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं को हमारी जो संख्या हैं वो बिलोंग कर रही हैं या इसके अंतर्गत आती हैं। दोस्तों ये भी एक तरीका होता है लिखने का, आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। चलिए हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 4, समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5
5/6 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, समुच्चय निर्माण मतलब कॉलन वाला रूप में लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं इसे हमने कैसे किया है। देखिए यहाँ पर हमें पता लगाना होगा कि इनके बीच में क्या कॉमन चीज़ है। ठीक है, तो कॉमन चीज़ ये भी है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक कम है, या फिर हमें इसे ऐसा बोल सकते हैं कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से एक ज़्यादा है। ठीक है, हर उसमें यही चल रहा है। और अब हम इन संख्याओं को अगर n मान लेते हैं, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x हमारी सारी संख्याओं को डिनोट करता है, कॉलन फिर हमें इसका गुणधर्म बताना होगा। गुणधर्म इसमें क्या है, x इज इक्वल टू से n/n+1। अगर हम ऊपर वाली संख्याओं को n मान लेते हैं, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या क्या होगी, n+1। और n यहाँ पर एक प्राकृत संख्या है, देखिए 1 2 3 4 ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं, धनात्मक भी हैं। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू से n/n+1। n एक प्राकृत संख्या है और n की वैल्यू 1 से 6 के बीच में है। बहुत सिंपल है, ये हमने इसका गुणधर्म भी यहाँ पे बता दिया। n एक प्राकृत संख्या है और n की वैल्यू 1 और 6 के बीच में है, इससे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इस तरह दिया जाता तो हमें इस तरह के रूप फाइंड करना भी आसान होता। जैसे कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो समुच्चय होगा वो किस तरह से होगा। तो समुच्चय हमारा कुछ इस तरह से इसमें बनता। मान लीजिए समुच्चय हमारा a है, तो a इज इक्वल टू से क्या होता, हम वैल्यू लिखनी रहती तो हम पहले ब्रैकेट लगाते, उसके अंदर n की वैल्यू क्या लिखते, 1 से 6 के बीच में रहेंगी, मतलब हमारे जितने भी 1 से 6 तक हमारे टोटल अंक बनते। और कैसे बनते, इस तरह से, जो उसके गुणधर्म हमने बताया हुआ x इज इक्वल टू से n/n+1। तो पहले हम 1 को लेते, यहाँ पर साइन जो है लेस देन और इक्वल टू है, तो हम n को लेते 1 और नीचे अपने आप ही n+1 हो जाता, यानी कि 2 हो जाता। फिर हम कोमा लगाते, फिर हम लेते 2 और नीचे 2+1 यानी कि 3 हो जाता। इसी तरह से 3/4 आता और ये सारा आंसर हमारा आ जाता आराम से। दोस्तों हमारा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है 5वें नंबर का, चलिए इसे भी देख लेते हैं। उदाहरण 5, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। मतलब ये जो दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में हमें दिया हुआ है, ये समुच्चय निर्माण रूप है, इसे हमें इस वाले रोस्टर वाले से मिलान करना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरफ हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है, इस तरफ हमें वही चीज़ें समुच्चय निर्माण रूप में दी हुई हैं और अलग अलग होंगी, तो हमें उसे मिलान करना है कि कौन से क्या मिलेगा। ठीक है, जो साफ साफ दिख रहा है पहला वाला जो है वो चौथे वाले से मिलेगा, क्योंकि इसी का बना हुआ है। x:x एक शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, मतलब इसमें जितने भी अवयव हैं वो प्रिंसिपल शब्द के एक अक्षर हैं। साफ साफ दिख रहा है आपको। फिर जो जीरो रहेगा, तो जीरो का हम देख लेंगे कि यहाँ पे जीरो किससे रहेगा, धन पूर्णांक भी नहीं है, 18 का भाजक भी नहीं है। x एक पूर्णांक है, x² - 9 इसमें भी नहीं होगा। x एक पूर्णांक है, x+1 इज इक्वल टू से 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें सेटिस्फाई कर रहा है, x+1 इज इक्वल टू से 1 अगर रहेगा तो इसको इधर भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा, 1 - 1, तो इससे मिल रहा है। ठीक है, ये जो है इससे मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद में फिर 1 2 3 6 9 18, अब ये जो संख्याएं हैं इसमें मिला के देखते हैं, एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो देखिए ये सारी संख्याएं जो हैं धन पूर्णांक भी हैं और 18 का भाजक भी है। तो इसको इस तरह से लिखा गया है, x इज इक्वल कॉलन x एक धन पूर्णांक है, तो ये अपना इससे मैच कर रहा है। उसके बाद 3 - 3, ठीक है, तो सीधी बात है कि ये 3 और 3 इसके फैक्टर हैं, तो इससे मैच करेगा। इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही आसान है, शुरू शुरू की यूनिट काफ़ी सिंपल होती है। चलिए अगले आगे बढ़ेंगे और हम अपने प्रश्नावली देखेंगे 1.1।